नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आज मेरे साथ मौजूद है फिल्म राम सिंह चार्ली की सुपर टैलेंटेड टीम। चूंकि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है और बहुत अच्छा भी कर रही है, तो फिल्म को लेकर हम बातचीत करेंगे और फिल्म के दो मुख्य किरदार जिनके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राम सिंह चार्ली का किरदार निभाने वाले फिल्म में कुमुद मिश्रा जी। कुमुद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मेरे साथ नमस्कार, धन्यवाद। दिव्या जी को तो दिव्या जी, मतलब हम तो आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, छोटे से फिल्में आपकी देखी। मुझे तो वीर ज़ारा फिल्म आपकी याद है। वीर ज़ारा में जो रोल आपने किया था वो याद है। मतलब हम तो लगातार देखते आपको बड़े हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस फिल्म की, राम सिंह चार्ली। तो राम सिंह चार्ली चूंकि कुमुद जी इस फिल्म में बने हैं, तो कुमुद जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। राम सिंह चार्ली का रोल मतलब कितना चैलेंजिंग आपको लगा? क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जो मैंने फिल्म को देखकर समझा है, इसमें दो किरदार थे। एक राम सिंह का निभाना था आपको किरदार, एक चार्ली यानी कि चार्ली चैपलिन महान कॉमेडियन का। तो ये कितना चैलेंज आपके सामने रहा, एक ही फिल्म में एक ही शख्स को दो किरदार निभाना? असल में तो राम सिंह ये जो चार्ली का किरदार निभाता है, तो एक ही किरदार है एक तरह से। हाँ, उसके दो पहलू, बहुत स्ट्रांग पहलू हैं जो नजर आते हैं। बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था। स्पेशली चार्ली का किरदार था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत वो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था। तो जाहिर है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। पर हाँ, वो मेहनत वैसी है जैसी हर फिल्म में लोग करते हैं, मेहनत तो उसी तरह से थी। लेकिन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हाँ, मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था जी। नहीं, लेकिन आपको लगा जब रोल आपको ऑफर हुआ इस फिल्म का कि इसमें आपको एक ऐसा किरदार निभाना पड़ेगा जो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, आपको क्या फर्स्ट थॉट उस समय दिमाग में आया जब फिल्म आपको ऑफर हुई थी? क्योंकि फिल्म में चार्ली चैपलिन को किरदार को निभाने के लिए चार्ली चैपलिन को समझना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। देखिए, मतलब पहला रिएक्शन तो भय का ही होता है, डर होता है। और वो डर हमेशा बना रहा जब तक फिल्म खत्म नहीं हो गई, जब तक वो हम स्पेशली हमने चैपलिन वाले जो सारे जो पोर्शन थे, चार्ली वाले पोर्शन थे, हमने शूट नहीं कर लिए, तब तक मन में धुकधुकी बनी रही। और उसके बाद भी धुकधुकी बनी रही जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी, जब तक दर्शकों ने फिल्म को नहीं देख लिया। और जब हमने ट्रायल्स किए थे और वहां पे जब लोगों ने इस पे सवाल नहीं उठाया कि ये मतलब उसको अलग से नहीं देखा कि अरे यार ये जो किरदार था ये असल में वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चार्ली का किरदार वर्क नहीं करता लोगों को, तो वो फिल्म का वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसका केंद्र बिंदु वही था जो फिल्म को जोड़े हुए था। तो हाँ, वो बहुत जरूर मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं बहुत डरा हुआ था। पर हाँ, जब फिल्म रिलीज हुई और लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो मन को थोड़ा सा एक बल दे रही है, हिम्मत दे रही है और अच्छा लग रहा है। आज के दौर में टीवी, मोबाइल फोन्स, इन सब चीजों ने सर्कस को रिप्लेस कर दिया है। द सर्कस इज डाइंग, इसलिए हम सर्कस को बंद करने वाले हैं। मैं जानता हूँ सर्कस की आपको कोई जरूरत नहीं है, पर मेरी तो जिंदगी है। आगे का लाइफ इतना आसान नहीं है, बाहर इससे बड़ा सर्कस है। दिव्या जी, इस फिल्म में जो मैंने देखा, आपका रोल, डायलॉग्स मतलब बहुत कम इस फिल्म में आपके हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशंस इस फिल्म में रहे हैं आपके, वो मतलब काबिले तारीफ हैं। कहते हैं ना कि आंखों से सब कुछ कह देना, उसमें सबसे बड़ी अदाकारी होती है। तो कैसे एंजॉय किया आपने इसको? मैंने इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मुझे लगता है बहुत ये मेरे लिए बहुत खास फिल्म रहेगी हमेशा। जो एक्सपीरियंसेस इस फिल्म के जरिए मुझे मिले हैं, चाहे अपने आप को दोबारा जानने का मौका मिला हो, चाहे एक बहुत बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला हो, और कुमुद जो है वो बेहतरीन कलाकार तो है ही, बहुत ही प्यारे इंसान भी है। सो आई थिंक इट एड्स टू द एंटायर थिंग। आपकी मदद हो जाती है एक्टिंग करने में। और सो मेरे लिए ये एकदम मुख्तलिफ रोल था, और जिसे आसान बना दिया मेरे डायरेक्टर ने, कुमुद ने और सब आस-पास टीम ने। और आई थिंक साइलेंट मोमेंट्स, जैसा आपने कहा, आसान नहीं होता, लेकिन जब ये सब चीजें साथ हों आपके, तो इट बिकम्स लाइक अ जॉय राइड। तू एक काम कर, निकल यहाँ से। तो तुम पैसे कमाओगे, हम लायक नहीं रहे। अब हीरो है हमारे। क्या चाहती हैं? हम लोगों के पास काम के लिए भीख मांगे, गिड़गिड़ाएं? चार्ली हम हमें काम दे दीजिए, हम चाहते हैं काम दे दीजिए हमें। हम बस इतना जानते हैं कि आप तो पैदा ही सर्कस में परफॉर्म करने के लिए हुए। अच्छा कुमुद जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये आपकी फिल्म रिलीज हुई है, हालांकि मतलब जब तैयारी थी इस फिल्म को
जब शुरू किया गया था तो बड़े पर्दे के लिहाज से शुरू किया गया था। मैं मलाल तो नहीं कहूंगा कि मलाल है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का आपको, लेकिन आपको लगता है कि अगर बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो और इसका फर्क पड़ता, इस तरह की कुछ चीज आई दिमाग में? ऑफ कोर्स हम सिनेमा बनाते हैं, बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं, और उसका रोमांस अलग होता है, और हम हमेशा चाहते हैं कि फिल्म बड़े पर्दे पे आए। और फिल्म देखना एक कलेक्टिव आर्ट है, जी। एक सामूहिक क्रिया है। जब सब लोग सब लोग बैठ करके एक साथ जब फिल्म देखते हैं तो उसका आनंद अलग होता है, उसका रिएक्शन अलग होता है। वो पूरा समूह एक व्यक्ति बनता है और एक व्यक्ति पूरा समूह बनता है, तो उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो अलग एक्सपीरियंस है। सॉरी। लेकिन अब बहुत सारे कारण होते हैं और मजबूरियां होती हैं जिसके तहत फिल्म समय पे नहीं आ पाती है, नहीं आ पाई, उसका थोड़ा सा मलाल तो है। लेकिन जो हमें मिल रहा है उसके बदले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के बाद जो हमें रिएक्शन मिल रहे हैं, अचानक से मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत ही पर्सनल व्यूइंग हो रही है, सबके लिए निजी व्यूइंग हो रही है। जो लोग देख रहे हैं वो इसी फिल्म को अपना बना करके देख रहे हैं। तो जो हमें रिएक्शन मिल रहे हैं वो बहुत ही पर्सनल रिएक्शन मिल रहे हैं। जब फिल्म में रिलीज होती है तो सामूहिक रिएक्शन मिलते हैं। आप समूह से एक समूह के रूप में आदमी रिएक्ट करता है, वो अपना रिएक्शन नहीं दे रहा होता, वो उस पूरे सिनेमा घर का जो फील होता है वो लेके आ रहा होता है। यहाँ पे लोग असल में बहुत निजी, मतलब कई लोग हैं जो मुझे फोन करके असल में वो इतने भावुक हो जाते हैं फिल्म को लेकर के, और मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगा कि ये जो भावुक होना है, ये शायद सिनेमा घर में रिलीज होती तो लोग उस तरह से शायद नहीं रिएक्ट करते। वो उस इमोशन से गुजरते जरूर, लेकिन उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अभी सब उस तरह से रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अर्थ में ये हमारे लिए फायदे की चीज रही है ओटीटी पे आना एक तरह से। उसका मलाल तो है ही, ऑफ कोर्स सिनेमा घर में ना आने का मलाल तो थोड़ा सा रहेगा ही, क्योंकि सिनेमा बनाया ही उसके लिए जाता है। जी। अच्छा दिव्या जी, एक चीज मैं आपसे इसी से रिलेटेड और जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आजकल का जो सिनेमा है बहुत ज्यादा कमर्शियल है, और ये देखा जाता है कि मतलब जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल सिनेमा है उससे कहीं ना कहीं मात खा जाती है। तो ये एक नया जो चेंज हुआ है अभी कोविड की वजह से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है उसको बहुत सारे दर्शक मिले हैं अभी, तो आपको लगता है कि ये जो चेंज है ये कम से कम उन फिल्मों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कंटेंट ड्रिवन है? मुझे लगता है राजीव के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसने कहीं ना कहीं एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीका इख्तियार कर लिया है सब फिल्मों के लिए, छोटी बड़ी जैसी भी हो। सब फिल्में एक साथ लोगों के पास सौंप दी गई हैं और जिन्हें जो पसंद है वो देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ी फिल्म को बड़े सितारों के साथ आपने 10 शोज दे दिए हैं और एक छोटी यट खूबसूरत फिल्म को एक शो मिला है। तो वो जो एक कहीं ना कहीं हमारे साथ बायस हो जाता है वो नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। सबको वही प्लेटफॉर्म मिला है और जिसको जो वक्त मिलता है, जब मिलता है, जिसके साथ देखनी है वो देखने का फ्रीडम है। तो मुझे लगता है बहुत कमाल की बात है एंड इट्स काइंड ऑफ इक्वलाइज्ड एवरीवन। मुझे लगता है कि इससे शायद एक फायदा ये भी होगा कि एक तो ये देखा जाता है कि कमर्शियल सिनेमा में क्या पैसा खूब है, आप जितने मर्जी स्क्रीन खरीद लीजिए, जितने मर्जी स्क्रीन पे फिल्म को रिलीज कर दीजिए, और उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो करोड़ी क्लब वाली रेस होता है ना कि 100 करोड़ी, 2 करोड़ी, 200 करोड़ी, 400 करोड़ी, कहीं ना कहीं उससे एक रेस कम होगी और कंटेंट ड्रिवन फिल्में जो है वो शायद व्यूअर को ज्यादा देखने को मिलेगी। Exactly, that's what I'm trying to say कि अब जितना कंटेंट है, जितने लोगों की चॉइस है, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स देखें तो जो बेइंतहा टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्हें आप ज्यादा नहीं भी देख पाते हैं, उन्हें आप वेब सीरीज में देख रहे हैं, they are the face of the show and people are loving it. So it's very heartening कि ये वाला जो एक चला है मुहिम वो बड़े पर्दे पर भी जल्दी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जहां पर ये चीज निकल जाए कि मुझे लगता है कमर्शियलिज्म हम ही लोग कहीं ना कहीं शुरू करते हैं कि इधर का हीरो कौन है, इधर का ये क्या है। अल्टीमेटली इट्स द कंटेंट, इट्स द परफॉर्मेंस। लुक एट द लव दिस फिल्म इज गेटिंग, राम सिंह चार्ली, एंड आई थिंक ये क्योंकि सबके साथ बाकी बड़ी फिल्मों के साथ भी आई है और इसे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। सो इट शोज दैट कंटेंट, दैट क्वालिटी, दैट गुड परफॉर्मेंसेस are liked and I do hope this reflects on the bigger screen very soon as well.
मुझे आपने जो आपका अभी तक का करियर रहा है, आपने बहुत सारे सीरीज में काम किया, बहुत सारी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि अभी तक का जो आपने सिनेमा किया है या जो थिएटर किया है या मूवीज जो की है, उसमें लगता है कि राम सिंह चार्ली का किरदार मतलब आपके दिल के कितना करीब है? वैसे तो एक कलाकार का हर किरदार उसके दिल के करीब होता है, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ अलग है, कुछ कहते हैं ना स्पेशल चाइल्ड, ज्यादा प्यारा बच्चा है, ऐसा कुछ है? आप पता नहीं, मुझे उस तरह से डिफाइन मैं करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है मेरे लिए बहुत करीब रही है। ये फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत करीब रही है। इस निर्देशक के साथ काम करना बहुत स्पेशल रहता है हमेशा। मैंने इनके साथ फिल्मिस्तान की थी और इसके बाद ये कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है। इस प्रक्रिया में दिव्या जी के साथ काम करना एक अद्भुत अनुभव रहा है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत पहले, सालों पहले एक हमने वो किया था, एक फिल्म की थी जो 5 एपिसोड्स में किसी ने तितली को देखा है क्या, मुकुल अभ्यंकर ने डायरेक्ट की थी। तो उसके बाद से हम ये कर रहे हैं और ये एक बहुत मतलब अद्भुत क्या कहते हैं कि यात्रा है, जहाँ पे आप एक अभिनेता से एक समय में मिले हैं, उसके बाद एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं जहाँ आपने पूरा, जिसको कहते हैं कि पूरा युग देख लिया, एक समय का देखा है अपनी अभिनय यात्रा में, और फिर आप जब मिल रहे हैं तो एक अलग मैच्योरिटी के साथ मिल रहे हैं, एक अलग संभावना के साथ मिल रहे हैं, और वो अद्भुत है। मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया इनके साथ काम करके, वो अद्भुत है। कुमुद जी, इस फिल्म में चार्ली चैपलिन का जो किरदार है उसको निभाते निभाते जिंदगी का सर्कस भी समझा आपने, एक बात, और दूसरी बात ये कि मतलब फिजिकली भी बड़ा चेंज इसमें आपके अंदर, ड्रास्टिक चेंज इस मूवी में देखने को मिला है, तो वो कितना चैलेंजिंग मतलब आपके लिए रहा? Can I answer this before he does? Yeah, sure, I think जिंदगी का सर्कस देखते देखते उन्होंने ये इतना खूबसूरती से निभाया है, and now he can continue that. दिव्या जी ने जो कहा अद्भुत का, मतलब अब मैं इसका आई डोंट नो, मतलब मुझे मैं क्या जवाब दूंगा, मतलब सॉरी मैं जवाब ही भूल गया दिव्या। नहीं बहुत सही, मतलब उन्होंने दिव्या जी ने जो कहा वो बिल्कुल करेक्ट कहा कि अच्छा मैं सवाल भूल चुका हूँ बाय द वे। हाँ, तो मेरे जैसे हैं। हाँ, बात मेरा ये था कि चार्ली चैपलिन का रोल करते करते जिंदगी का सर्कस समझा आपने कुछ? नहीं, जो दिव्या जी ने कहा वो है असल में है कि आप जिंदगी का जो सर्कस है जो आप जी रहे हैं, वो सारे जो अनुभव आपके होते हैं, वो सारे अनुभव आपके काम में रिफ्लेक्ट करते हैं और उस काम का हिस्सा बनते हैं। तो जो जीवन आप जी रहे हैं, अगर आप उस जीवन को का अनुभव जो है वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है जी। तो और जब आप फिल्म की प्रक्रिया में होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, तो उससे बहुत कुछ आप ले रहे होते हैं, उस चरित्र से आप बहुत कुछ ले रहे होते हैं। अब ये डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आपने जीवन से क्या लेकर के उसमें डाला है और चरित्र से क्या लिया अपने जीवन में। बहुत ही बारीक लाइन है, लेकिन अद्भुत प्रोसेस होती है। अभिनय का यही मजा है, मतलब यही मजा है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं कर सकते और डिफाइन करना भी नहीं चाहते कई बार, क्योंकि अगर आप डिफाइन करने लग जाएंगे तो फिर तो ग्रामर है और ग्रामर की जरूरत भी है और कई बार ग्रामर से भागना भी चाहिए। जी। अच्छा दिव्या जी, कोई भी फिल्म जब शूट होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं पर्दे के पीछे जो बड़ी फनी होती हैं, और इस फिल्म में तो फनी एलिमेंट भी है कुछ, इस फिल्म में देखिए जिंदगी की सच्चाई भी है और फन एलिमेंट भी है, तो कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा रहा? यार मुझे कुछ फनी तो नहीं याद है, मेरे लिए ये जर्नी बड़ी इमोशनल रही है राजीव, और क्योंकि हर तरीके से जो जितने भी सीन्स मेरे हैं इस फिल्म में वो ज्यादातर इमोशनल हैं, और क्योंकि हम इस सेट पर घुसे तो उस एक जहनियत के साथ घुसे कि ये वही आपका मेंटल सेटअप है। एंड लेकिन यस, क्योंकि आप दोस्तों के साथ हैं और मस्ती मजाक चलता है और जहाँ शारिब हो कुमुद हो साथ में, तो एक अलग मस्ती माहौल का मजाक बनता है। तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म के इमोशनल सीन्स भी शूट किए, एंड सो आई विल रिमेम्बर इट एज अ वेरी प्लेजेंट, एज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस। बट शूट के दौरान ऐसा मुझे लगता है हम लोग बहुत फट सब काम में इतने ज्यादा थे कि I think it's just a joy remembering each moment of shooting it. कुछ मस्ती मुझे तो नहीं याद आ रही, कुमुद आपको याद आ रही है? मेरी तो याददाश्त वैसे ही गई हुई है। अच्छा दिव्या, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, हालांकि नितिन भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन किसी वजह से वो नहीं अभी जुड़ पाए, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि नितिन एज ए डायरेक्टर मैं अगर देखूं
तो किस तरह के, बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं या आजादी देते हैं अपने साथ काम करने वाले एक्टर्स को? देखिए, मैं डायरेक्टर्स को 2 श्रेणियों में डिवाइड करती हूँ। एक वो जो एग्जाम्पल्स को सेट करते हैं और दूसरे वो एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। तो नितिन जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, और वो एक एक्टर को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उसे अपनी नजर से देख रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो पिछली फिल्म में बहुत कमाल कर गया या वैसा रोल किया। सो ही डज नॉट कॉपी somebody's success. He takes you for what his vision is, and that I think is exemplary. ऐसा बहुत कम होता है कि किसी में इतने गट्स हो, इतना परसेप्शन हो, आपको एक अलग तरीके से परसीव करने का, और वो उनमें है। और एक कमाल की क्लैरिटी है कि एक जो आप फिल्म जब अगर आपने देखी है तो एक टोन है उस फिल्म की जहां सब उस सुर को पकड़ कर चल रहे हैं, जैसे गाना होता है। अगर मैं अलग सुर पकड़ लूंगी तो मैं कोरस से अलग हो जाऊंगी। तो ये जो क्या है, उनको सबको एक टोन देना कि ये हमारा सुर है फिल्म का, उससे नहीं हिलना, बाकी तुम्हें फ्रीडम है। एंड सो अपनी वो बाउंड्री को हम पार नहीं ना करके, जानते हुए कि डायरेक्टर को क्या चाहिए और वो सुर मिलते हुए, सो आई थिंक आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो एक ही सीन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डायरेक्टर इतना क्लियर हो और आपकी हर एक मूवमेंट, हर एक हाव भाव, हर एक बोलने का टोनालिटी, वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा हो, तो आप हमेशा ऑन योर टोज रहते हैं, आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक इतना कमाल का शॉट दें कि उस डायरेक्टर के चेहरे पे एक मुस्कान आए। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आई हैव वर्कड विद, एंड आई विल फील बैड इफ आई एम नॉट इन एनी ऑफ हिज फिल्म्स, सो आई एम दैट क्रेजी अबाउट वर्किंग विद हिम। अच्छा कुमुद, एक चीज और, इस फिल्म को चूंकि देखते हुए मतलब जो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे सीन्स इस फिल्म में ऐसे रहे जिसमें ये लगा कि वो शायद वन टेक में कंप्लीट हो गए, जैसा कि थिएटर्स में होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थिएटर से भी ये फिल्म जो रिलेट करती है, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। बिल्कुल 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 रिलेट करती है, और हमारे जो निर्देशक हैं उनका थिएटर के प्रति एक बहुत अगाध, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त प्रेम है थिएटर को लेकर के, रंगमंच को लेकर के, और वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं। मुंबई में कभी भी नाटक होते हैं पृथ्वी थिएटर में, तो वो कभी मिस नहीं करते हैं, वो हमेशा आते हैं और हर तरह के नाटक देखते हैं वो एक चीज है। लेकिन जब वो डायरेक्ट करते हैं तो उसमें जरूर उस भाषा का जो है वो थिएटर की भाषा कहीं ना कहीं आती है, सीन्स को डायरेक्ट करने में आती है। अगर एक सीन को बिना कट किए अगर उसको शूट कर लेते हैं तो वो भी कहीं वहीं से लेके आते हैं, और वो परफॉर्मेंस के बीच में वो अगर उनको लग रहा है सीन सही जा रहा है तो उसको फिर वो काटना नहीं चाहते, वो उसके फ्लो को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे उन्होंने चलने दिया है, उन्होंने रोका नहीं है, और फिर उसको वैसे का वैसा ही रखा है। तो जी, उसका प्रभाव तो है। अच्छा दिव्या, अभी चूंकि आप दोनों बॉलीवुड का हिस्सा हैं, बॉलीवुड का पार्ट है, तो आजकल कुछ कंट्रोवर्सीज भी बॉलीवुड में हम बहुत देखने को मिल रहे हैं। इनसाइडर आउटसाइडर आजकल बहुत चल रहा है बॉलीवुड में, और खासतौर पर अभी जो एक ट्रेजेडी हुई कुछ वक्त पहले, उसको देखते हुए आप लोग लंबे वक्त से बॉलीवुड का हिस्सा, इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्या आपको लगता है कि इनसाइडर आउटसाइडर जैसी कोई जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है और ये इफेक्ट भी करती है जो एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है इनिशियली, खासतौर पर उनके लिए? मुझे लगता है कि इनसाइडर आउटसाइडर हमने थोड़ा ज्यादा हाइप कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आउटसाइडर्स आके यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, बल्कि मुझे लगता है बड़ी तादाद में अपने नाम सबने स्थापित किए हैं यहाँ पर। लेकिन सिर्फ इतना होता है कि जो इनसाइडर्स हैं उन्हें यहाँ के लोग पता है, फेमिलियर है यहाँ की चीजों से। हम जब बाहर से आते हैं तो हमें एक आध साल तो लोगों को जानने में, उन तक पहुंचने में लग जाता है, और फिर वो राइट ब्रेक कैसे मिलती है वो जानने में लग जाता है, और फिर उसे पाने में लग जाता है। तो वो पहले एक ब्रेक की बात होती है मुझे लगता है, उसके बाद तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है जहां पर आपको आपकी ऑडियंस देख रही है कि आप कितने अच्छे हैं, आप में कितना दम है। अल्टीमेटली दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। सेइंग दैट, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है, उसको आप नहीं डिक्लाइन कर सकते, ना डिनाई कर सकते हैं। और वो मतलब कुछ लोगों को आप एकदम उस पर बिठा देते हैं, यू विल सेलिब्रेट मीडियोक्रिटी, एंड जो बहुत अच्छी चीज भी होगी उसे इसलिए आगे नहीं आने देते क्योंकि आपके वो गुड बुक्स में नहीं है। तो ये होता है। लेकिन सेइंग दैट, अल्टीमेटली जो अच्छा टैलेंट है, जो अच्छा काम है, जो अच्छी फिल्म है, जो अच्छा एक्टर है,
उसे कोई नहीं रोक सकता. थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़े सेटबैक्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज आई थिंक the creative thing, the excellence, the quality that stays. कुमुद जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? इसमें मैं नेपोटिज्म भी अगर इंक्लूड कर दूं कि नेपोटिज्म को लेकर भी बहुत ज्यादा आजकल ये शब्द बहुत गूंज रहा है बॉलीवुड के गलियारों में, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को लेकर? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा और मुझे इस पूरी बहस से ही ऐतराज है. बहस होनी चाहिए. बहस के जो टोन है, जो उसका जो हम लोग जिस सुर में बात कर रहे हैं, मुझे उससे ऐतराज है. बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, किसी भी विषय पे चर्चा होनी चाहिए. दुनिया में जितने विषय हैं सब पे चर्चा होनी चाहिए और सब पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब बहस होगी, चर्चा होगी तो बेहतर होंगे हम लोग. इनसाइडर आउटसाइडर वाली जो बात है वो मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है. इंडस्ट्री सिर्फ अभिनेताओं को लेकर नहीं चलती है. इंडस्ट्री में जितने अभिनेता हैं उससे कई गुना ज्यादा टेक्निकल उसमें काम करते हैं. हम कैमरा को भूल जाते हैं, हम स्पॉट को भूल जाते हैं, हम लाइट्स को भूल जाते हैं, हम मेकअप भूल जाते हैं. हजारों लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं. जब आप उनसे चर्चा करिए तब आप बात कीजिए कि इनसाइड आउटसाइड क्या होता है. इनसाइड आउटसाइडर हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं अपने बारे में क्योंकि हम पर्दे पे आ रहे हैं, लेकिन जिन लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है इस इंडस्ट्री से, उनको हम इस बहस का हिस्सा बनाए तो फिर पता चले कि कितने इनसाइडर कितने आउटसाइडर हैं. सब बाहर से आके सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं. और प्रोफेशनल फील्ड है. देयर आर सो मेनी, ये टर्म ही मुझे पसंद नहीं है असल में, इनसाइड आउटसाइड. सब प्रोफेशनल फील्ड, लोग आते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं. ये बहस तो मेरे लिए तो खैर बहुत जायज बहस नहीं है. सिर्फ एक सवाल आखिर में कुमुद जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा. राम सिंह चार्ली के मुंह से सुनना चाहूंगा, राम सिंह चार्ली की यूएसपी क्या है दर्शकों के लिए? दर्शक ही बता रहे हैं यूएसपी. तो मतलब मेरे पास तो असल में शब्द नहीं है. जिस तरह से दर्शक रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सिनेमा को लेके दर्शक जो लिख रहे हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, वो मैंने इतने सालों में इस तरह का प्रेम तो मैंने असल में पहली बार देखा है. मतलब शायद मेरी फिल्म है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी महसूस किया है. या तो मेरा कहना यही है कि आप जाइए, फिल्म देखिए और आप निराश नहीं होंगे और आप 10 लोगों को 15 लोगों को कहेंगे कि जरूर फिल्म देखें. या मतलब कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, पूरी किताब लिखी जा सकती है इसकी प्रक्रिया पे, पर या मुझे लगता है कि आप एक बार देख लीजिए, कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए. ठीक है कुमुद जी, दिव्या जी, आप दोनों ने वक्त निकाला, बातचीत हमसे की इस फिल्म को लेकर, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, कांग्रेचुलेशंस हैं. और ये फिल्म अच्छी चल रही है, मैंने देखी है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि फिल्म अच्छी चले और आप लोग और ऊंचाई पर पहुंचे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. आज हमें अपनी हिम्मत वापस मिली है. तुम क्या करोगे? ना सर्कस खोलेंगे सर. सर्कस में पैदा हुए हैं, बचपन से इन्हीं हाथों से तंबू गाड़े हैं. सब करेंगे हम, सब खुदाई. रुपया भी कमाएंगे, तंबू भी गाड़ेंगे, टिकट भी बेचेंगे, परफॉर्म भी करेंगे और सर्कस जरूर बनाएंगे, खुद का सर्कस.